चुपचाप चोरी से सीए को लागू कर दिया गया। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ केवल मुस्लिमों के लिए है, परंतु क्या भारतीय संविधान इस बात की परमिशन देता है कि आप कास्ट बेस या रिलीजन बेस आप कोई भी बिल या अमेंडमेंट ले आए? सवाल ये उठता है कि जो भारत में क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, क्या उन्हें भी आप सीए के अंडर में सिटीजनशिप देंगे? यह केवल और केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं, यह लड़ाई सभी भारतवासियों की है। तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे? भारत के शोषित वंचितों को तो आप न्याय नहीं दे पाते। ये भारत के वंचित तबकों के साथ, डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी के साथ छल है। ये मानिए कि ये डिक्टेटरशिप है, ये डंडाशाही है, ये राजशाही है। आप एक तरफ तो कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं कि अगर नमाजियों का नमाज पढ़ना गलत है तो सड़क पे लगाकर टेंट, भंडारे और जागरण होना भी गलत है। तो जनता तो ये मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जनता तो आज ये भी मांग कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे अपनी पीठ थपथपा रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि भारत में निष्पक्ष चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवा दे। देखिए, पहले मैं सीएएनआरसी का आपको जो इस बार लागू हुआ है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि पहले रमजान या पहले रोजे वाले दिन चुपचाप चोरी से सीए को लागू कर दिया गया। अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की जो प्रावधान है वो सिर्फ और सिर्फ केवल मुस्लिमों के लिए है, परंतु क्या भारतीय संविधान इस बात की परमिशन देता है कि आप कास्ट बेस या रिलीजन बेस आप कोई भी बिल या अमेंडमेंट ले आए? अब सवाल उठता है कि ये कहते हैं कि जो बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनको हम भारत में सिटीजनशिप देंगे। सवाल ये उठता है कि जो भारत में क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, क्या उन्हें भी आप सीए के अंडर में सिटीजनशिप देंगे? क्या दूसरा सवाल यह है कि सीए और एनआरसी को लागू करने के लिए जब कुछ दिनों में, आप ये देखिए कि कुछ दिनों में चुनाव आयोग जो है डिक्लेयर करने वाला इलेक्शन, और इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद में आचार संहिता लगने के बाद में ये लागू नहीं हो सकता था। ऐसी क्या इमरजेंसी हुई जब भारत के अंदर सभी मुद्दों से हटकर ध्यान भटकाने के लिए रमजान के दिनों में अचानक से आप सीए लागू करते हैं, चुनाव आचार संहिता से पहले लागू करते हैं? तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता। अब सवाल आपने किया कि ये सीएएनआरसी क्या शेड्यूल कास्ट के लिए भी आ सकता है? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट के बारे में पिटीशन स्वीकार करके उस पर सुनवाई कर सकता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं सीएएनआरसी में कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का साथ दिया था, उस पूरे इलाकों को काटकर अलग कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रहने वाले जो दूर आदिवासी हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके ऊपर भी सीए लागू कर दिया जाए। इस बात से कोई भी अंदेशा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है, और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। यह केवल और केवल मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सभी भारतवासियों की है, खासकर जो वंचित समाज है या वंचित तबका है, जो एससी एसटी आदिवासी या डिप्राइव्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब के लिए है। सीएएनआरसी को लागू करने के लिए जब आज आप ये देखिए, पूरा भारतीय मीडिया अंबानी की शादी में बिजी है, पूरा भारतीय मीडिया। अब जो है ये इलेक्शन का पोल लिया है, उसके बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे और ईवीएम पे अगर जनता लड़े, उससे बढ़िया आप इस जनता को सीएएनआरसी पे लड़वा दें। अब आप देखिए कि कुछ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन किया। उस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन पे आज इलेक्शन कमीशन को अपना एजेंट बैठाना पड़ रहा है। चुनाव आचार संहिता लागू करनी थी, भारत की जनता पूर्ण रूप से विद्रोह ना कर दे, विरोध ना कर दे, तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए सीएएनआरसी को लागू कर दिया गया। लेकिन मैं कॉम्बिनेशन, जब आप सवाल करते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं कि क्या अनुसूचित जाति और सीए में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध है। मुझे ये अंदेशा है कि जो भी अनुसूचित जाति के दूर दराज में, रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उन पर भी सीएएनआरसी लागू कर सकते हैं। अमित शाह कहते हैं कि इसमें मुसलमानों का कोई लेना देना ही नहीं है, नागरिकता छीनी नहीं जा रही है, दी जा रही है, और खासकर वो लाभार्थी होंगे जो शोषित वंचित हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा लाभ का विषय है। तो किसी को प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता कारवा लुटा कैसे? भारत के शोषित वंचितों को तो आप न्याय नहीं दे पाते। हाथरस की बेटी का बलात्कार हो जाता है, दुलीना झज्जर फुलपुर बातें, ये कांड हो जाते हैं, और सरेआम लोगों को काट दिया जाता, भून दिया जाता, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, मुझे काट दी जाती है, घड़े पीने पे आदमी को मार दिया जाता है। भारत के शोषित वंचितों को तो ये न्याय अधिकार दे नहीं पाए, तो आप बाहर वालों को कैसे दे देंगे? दूसरी बात, बाहर से किन्हें लाओगे? आप ये कहते हैं कि ये जो है रिलीजन न्यूट्रल है। रिलीजन न्यूट्रल मतलब कि इसका हिंदू मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आप जब सीए का अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हु इज नॉट ए हिंदू।
यानी जो हिंदू नहीं है उसी के लिए सीए एनआरसी का जो प्रावधान है वो लागू होगा। दूसरी बात, जब अमित शाह कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ये है कि अगर आप तो काफ़ी 2-3 साल हो गए इस बात को लाए हुए, कोरोना से पहले की बात है, तो ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन से, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 2 दिन पहले आपको याद आता है और ये लगा देते हैं। नहीं, ये भारत के वंचित तबकों के साथ, डिप्राइव्ड क्लास कम्युनिटी के साथ छल है, धोखा है। और ये छल और धोखा सिर्फ इस वजह से है कि किसी भी प्रकार से ये लोग अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भाजपा से ना ले लें, तो इनका ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए ये प्रपंच रचा गया है। सर, केरल और पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि हम इसे अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, जबकि नागरिकता सर केंद्र का विषय है, तो क्या इसे राज्य सरकारें रोक सकती है? देखिए, जो स्टेट अमेंडमेंट है, कोई भी सेंट्रल बिल में, सेंट्रल एक्ट में स्टेट अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे कि ओबीसी रिजर्वेशन है, उसमें सेंट्रल रिजर्वेशन भी है और स्टेट रिजर्वेशन भी है। अगर राज्य चाहे तो अपने यहाँ लागू नहीं कर सकते, परंतु अब इसमें सवाल यह है कि सेंटर का बिल है तो क्या स्टेट अमेंडमेंट हो सकता है? SC/ST एक्ट जो है वो सेंटर का एक बिल है जिसके अंदर स्टेट ने बहुत सारे अमेंडमेंट किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल जो सेंटर है उसे डिसअप्रूव ना कर दे। तमाम वो लोग जो CA/NRC के विरोध में बातें कर रहे हैं या बता रहे हैं कि ये घातक है, उन्हें बताया जा रहा है कि वो भ्रांतियां फैला रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज भारत के अंदर आप ये देखिए कि दिल्ली के अंदर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक जगह पे कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, उन पे लात मारी गई। दूसरी जगह पे जामा मस्जिद के सामने जो है बहुत सारे असामाजिक कार्य हुए उसी दिन। और जैसे ही CA/NRC हुआ, वो दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में RPF, CRPF और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी लगा दी गई। इसका मतलब क्या है? क्या आप मन में टेरर बैठाना चाहते हैं? दूसरी बात यह है कि आपका जो मुद्दा है वो कहीं से कहीं तक भी मुद्दा जो है वो CA/NRC का नहीं है। मुद्दा है कि जनता चुप रहे, कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज खोलेगा कौन। तो ये जो है जनता को चुप करना चाहते हैं। सर, इंद्रलोक इलाके में जो मुस्लिम के साथ व्यवहार किया गया, पुलिस ने पैसा किया, उसे लात मारी, लेकिन यूपी में सर वही पुलिस जो है कांवड़ियों पर फूल बरसाती है। सर, तो पुलिस का काम क्या है? सर देखिए, पुलिस का काम ये जो है, आप इसको ये मानिए कि ये डिक्टेटरशिप है, ये डंडाशाही है, ये राजशाही है। आप एक तरफ तो कांवड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं, दूसरी तरफ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि दिल्ली के अंदर कुछ बुद्धिस्ट लोग आ रहे थे जो उत्तराखंड से पैदल चल कर आए थे, जो भगवान बुद्ध को, बाबा साहब को मानने वाले थे। उनके ऊपर पुलिस ने खूब लाठियां बरसाई। परंतु वहीं अगर कोई गैर मुस्लिम और गैर दलित होगा तो उसके ऊपर ये फूल बरसाएंगे, उन्हें छोड़ के आएंगे, उनके पैर धोएंगे। अब ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, उनका जो है वो रास्ते में कब्जा कर रहे थे। अरे भाई, रास्ते में कब्जा करने वाले अभी आप देख लेना, कुछ दिनों बाद सावन में दुनिया भर के टेंट लगे हुए मिलेंगे आपको, जहां लोगों का आवागमन कम हो जाता है। परंतु आप ये देखिए कि आज चाहे मैं दिल्ली की भी बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर देखिए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री नटवर लाल साहब हैं, वो जो है अक्षरधाम पे जाके सभी मंत्रियों के साथ जो है एक त्यौहार मनाते हैं, परंतु इस मामले में कुछ नहीं बोलते। दूसरी बात यह है कि क्या ये बात सही है गलत? देखिए, मैं खुल के इस बारे में मैं खुल के आपसे कह सकता हूँ कि अगर नमाजियों का नमाज पढ़ना गलत है तो सड़क पे लगाकर टेंट, भंडारे और जागरण होना भी गलत है। आप उसे भी नहीं कर सकते। आज माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये तो कब्जा कर लेंगे, मुस्लिम कब्जा कर लेंगे। आज मुस्लिमों के खिलाफ ये माहौल है, कल शेड्यूल कास्ट के खिलाफ ये माहौल होगा, परसों महिलाओं के खिलाफ ये माहौल होगा, फिर अनुसूचित जाति के खिलाफ ये माहौल होगा। तो ये जो माहौल है, जब पुलिस की आप बात करते हो, पुलिस आज सत्ता के इशारों पे नाच रही है। जहां पुलिस को पता लग जाता है कि ये लोग मुस्लिम हैं या शेड्यूल कास्ट है या कमज़ोर है, तो सरकार के इशारों पर पुलिस खुल के उनमें डंडे बजाती है। परंतु वही बात जो है सत्ता के समर्थक, अब देखिए, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर एक जो है एक रिलीजन को प्राथमिकता दी जा रही है और उसे पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर चीज़ें करवाई जा रही है। आप मुंबई देखिए कि मुंबई के अंदर एक त्यौहार बनता है, उस त्यौहार के अंदर आगे भी पुलिस चलती है, पीछे भी पुलिस चलती है, जिसके अंदर वो गणेश चतुर्थी है या कौन सा त्यौहार है उसके अंदर। तो आप स्टेट को एक रिलीजन के रूप में सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि आपके पास सत्ता है। तो ये यकीन मानिए कि जो आज आप कर रहे हैं वो लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। और आप ये कहते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, तो बिल्कुल भी मैं इस चीज़ को जायज़ नहीं मानता हूँ। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, कुछ दिन पहले जो है CA का ला देना वोट बैंक की राजनीति की तरफ देखा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, CA का लाना, एक मैंने ये फिर बताया कि आचार संहिता लगने से पहले राम मंदिर का उद्घाटन करना, CA लाना, सभी लोगों को एकजुट करना कि ये जो मुस्लिम हैं आपको खा जाएंगे, ये शेड्यूल कास्ट जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, ये सारे के सारे जो मुद्दे
मुद्दे हैं वो सिर्फ इस वजह से है ताकि लोगों का ध्यान जो है वो कहीं केंद्रित होकर इनको जिताने के लिए लग जाए और मेन मुद्दों से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, आरक्षण और अस्पताल, कॉलेज, स्कूल इनसे हट जाए। तो उसी का ये एक इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग है और उस स्क्रिप्ट राइटिंग के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन काफी लोगों के मन में ये भी खुशी है कि चलो मोदी सरकार जो है वो कम से कम शोषितों, दलितों को, SC ST को मौका तो देती है मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनने का। अभी हरियाणा में खट्टर सरकार पटली तो नायाब सैनी को मौका दिया गया, तो इस वजह से थोड़ी खुशी तो है लोगों में। देखिए, मुझे नहीं पता आप हरिजनों की बात कर रहे हो या शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हो। शेड्यूल कास्ट को कोई नॉमिनल नेता नहीं चाहिए। शेड्यूल कास्ट को अगर आप रामनाथ कोविंद दे रहे हो तो हमें नहीं चाहिए वो जो मंदिर में जाके धक्के खा के बाहर लगा निकाल दे। दूसरी बात, हमें कोई नॉमिनल, कोई हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं चाहिए। अब आप ये कहो कि नहीं बीजेपी सरकार ने तो आपका पहले रामनाथ कोविंद जी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद में जो है द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया, तो ये सच्चे हितैषी है। हमें नॉमिनल पद कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअल पावर। अब एक्चुअल पावर में क्या कि भाई सैनी जी को बना दिया, उसको बना दिया, ऐसा हमें रबड़ स्टैम्प कोई नहीं चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई अनुसूचित जाति के मुद्दों की बात नहीं करेगा और अनुसूचित जनजाति के मुद्दों की बात नहीं करेगा, महिलाओं की बात नहीं करेगा, तो हमें ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं चाहिए। कम से कम हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संसद में, पार्लियामेंट में या शासन में, सत्ता में कम से कम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं की और पिछड़े वर्ग की आवाज़ उठा सके। सर, अभी आपने स्पीच में कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है SC ST के जो है जज नहीं बन पा रहे, तो इसका उपाय क्या है? देखिए, कॉलेजियम सिस्टम गैर संवैधानिक एक सिस्टम है। जब नेशनल जुडिशियल बिल आया था उसको जो स्ट्रक ऑफ किया, तो ये सरकार को चाहिए था कि जिन जजों ने नेशनल कॉलेजियम बिल को स्ट्रक ऑफ किया उनके सबके खिलाफ इम्पीचमेंट लाए। इम्पीचमेंट ला के ही उन्हें रिमूव करके तब ये नेशनल कॉलेजियम बिल लाना चाहिए था, जो नेशनल जुडिशियल बिल लाना चाहिए था। अब जो ये कॉलेजियम है, कॉलेजियम खुद का चुनना खुद के द्वारा, ये एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, हम कॉलेजियम का खुल के इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो व्यक्ति आ सकते हैं जिनका कोई राजनीतिक या कोई बड़ा बैकग्राउंड हो। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर ले, आज की सबसे बड़ी खबर वही है और लगातार ट्रेंड कर रही है, लेकिन आप जो है स्पीच के दौरान नाखुश दिख रहे थे थोड़े बहुत, क्या कुछ नाराजगी में? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड? देखिए, आप वो नचा रहे हैं, आप नाच रहे हो। वो नचा रहे हैं, आप नाच रहे हो। कौन नचा रहे हैं, कौन नाच रहा है? सुप्रीम कोर्ट नचा रहा है, जनता नाच रही है। आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक और रोम वॉज बर्निंग, नीरो वॉज डांसिंग। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी इलेक्टोरल बोल लिया, सब खुश हो गए कि सुप्रीम कोर्ट पर क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। मैं नहीं मानता। मरे पीछे सांप निकलने के बाद लकीर नहीं पीटी जाती। आज जो इलेक्टोरल बोर्ड है, अब आप ये कहोगे चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आज तो उन्होंने ये बात। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं कि पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है? ये सारे खेल सिर्फ हमारे साथ एक नूरा कुश्ती है। जब ये करप्शन का पैमाना बढ़ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को सामने ले आते हैं ताकि जो लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट में बनी रहे। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल जब से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, वकीलों को भी पता है, सरकार को भी पता है कि ये गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। अब जब उन्होंने सारे शासन, सत्ता, संसाधन और पैसा अपने कब्जे में ले लिया तो अब कहते हैं कि अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। एक चीज आज अगर कोई इलीगल है तो वो चीज कल भी इलीगल थी, और अगर वो चीज कल भी इलीगल थी तो जो उस वक्त प्रधानमंत्री बना था उससे और उसके पूरे सिस्टम से रिकवरी हमें डालनी पड़ेगी और उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा डालना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो गया कि आज हमने एक क्रिमिनल में एक आपसे बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ कल इलीगल थी, जो चीज़ आज इलीगल हुई है, क्या वो कल इलीगल नहीं थी? क्या वो इलीगल थी? परंतु आज आप इसे कहो कि नहीं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे जनता के सामने सच्चाई ला दी। जनता के सामने सच्चाई तो ये भी है कि जितने नेता हैं उनका सबका स्विस बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। जनता के सामने तो आज सच्चाई ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे बैंड लगा दे। अगर सच्चाई है तो जनता तो ये मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। जनता तो आज ये भी मांग कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे अपनी पीठ थपथपा रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि भारत में निष्पक्ष चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवा दे। अगर जनता के बारे में आप बात करते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा एक कदम उठा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैं ये कहता हूं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। जो पिछली सरकारें जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बल पर, उसके दम पर जो सरकारें बनी हैं, उनको गैर संवैधानिक घोषित करके उनके खिलाफ मुकदमा दायर हो, तब मैं मानूंगा। परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को पता है कि नहीं
13, 14, 15 हजार करोड़ का या लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मिल गया। अरे इतना पैसा तो इन्होंने कमा ही लिया है। अब एक बात बताओ, नीरव मोदी भागा, माल्या भागा, सैकड़ों लोग भारत से भागे हैं, तो वो उन लोगों पे इतना पैसा है कि ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है सिर्फ एक छलावा है। अगर आपको निष्पक्ष रूप से भारत के लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, तो आपको मल्टी डायमेंशनल रूप से काम करना पड़ेगा। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ऐसा नहीं है कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन हो गया। मैं इससे बिल्कुल नाखुश हूँ। मैं इसको न्याय तब मानूंगा जब जिस दिन से जिस भी पार्टी ने, भारत की जिस भी पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा लिया है, उससे रिकवरी करके उस पैसे को नेशनल इंटरेस्ट में डाल के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं के फेवर में यूनिवर्सिटियां, स्कूल, कॉलेज और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए भेजा जाए, तब मैं जाके मानूंगा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है बिल्कुल सही था। सर, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर जो फैसला आया है, तो बीजेपी के शासनकाल में ये सब बना था, तो क्या सर ये चंदा दो और धंधा लो, एक तरह से ये देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल, आप जब बीजेपी की बात करते हैं तो मैं सापनाथ और नागनाथ की बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप साहब काशीराम को नहीं पढ़ा तो आपको सापनाथ और नागनाथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रल बोर्ड से चंदा बीजेपी को मिला है तो कांग्रेस को भी मिला है, सपा को भी मिला है, तो RJD को मिला है। भारत की लगभग अधिकतर पार्टियों जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला है। और जिन लोगों को इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला, तो इसका मतलब ये कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारों ने उन बड़ी कंपनियों के बारे में, उनके फेवर में बिल बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से फायदा दिया है। और उनके पास जो पैसा है, जितना भी पैसा है, वो कहीं ना कहीं ब्लैक को व्हाइट करने का भी एक तरीका है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।